सो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो सब लोग? अच्छे हो सब लोग? सो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, दैट इज कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग और उसके वेरियस इश्यूज। ठीक है, और काफ़ी बार एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है पार्ट नंबर ए में, और मेरे को लगता है इस बार भी आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हमें इसको क्या करना है, कवर करना है आज। चलो देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे मैंने अपने कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग की बेटा आपको डेफिनेशन लिख के दी है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग? सर, कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग मतलब एक ऐसा मेथड है अकाउंटिंग का, ऐसा अकाउंटिंग का मेथड जो हमें ये बता रहा है कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और साथ में क्या मेरी कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी अडेप्टेबिलिटी है कि मैं जो मार्केट के चेंजेस हो रहे हैं, जितने चेंजेस चल रहे हैं बाहर, उस चेंजेस को अडॉप्ट कर पाऊँ, उस चेंजेस को अडेप्ट कर पाऊँ। तो मेरी कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि मैं उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाऊँ, दैट इज कंसर्न विद कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग। तो कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग एक मेथड, ऐसा मेथड है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है और ये बता रहा है कि आपकी कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि जो आपके बाहर के चेंजेस हो रहे हैं उनको किस तरीके से आप लोग अडेप्ट कर सकते हो। दैट इज द वर्ड कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे, अब कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग के बाद में हमें ये पढ़ना है कि आखिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या आते हैं अकाउंटिंग में। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है कि कौन कौन से कंटेम्प्रेरी के ऐसे इश्यूज हैं जो मार्केट में चलने के बाद में आपकी अकाउंटिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं एक एक बार कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इन्होंने बोला अकाउंटिंग इज जनरली टर्म्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है बेटा, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों को ये बताते हो कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर बुरा। द लैंग्वेज इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज और फीलिंग्स बाय द कन्वेंशनलिस्ट, साइन, गेस्चर, मार्क्स एंड क्या लिखा ये, आर्टिकुलेटेड वोकल साउंड। तो मतलब कुछ नहीं है, आप एक तरीके से कम्युनिकेशन करके बता रहे हो अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल डाटा को, और कम्युनिकेट करवा रहे हो एक तरीके से। वोकल साउंड है आपके लिए, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉसेस एक तरीके से कम्युनिकेशन करके देते हैं आपकी बिजनेस को कि आखिर आपका बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में वेरियस, ठीक है, वेरियस बिजनेसेस एंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि जो लोग, जिनको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स को, कई ग्रुप्स हैं उनको, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, हैव इंटरेस्ट इन द ऑपरेशंस एंड रिजल्ट ऑफ आवर एंटरप्राइज। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारी एंटरप्राइजेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी लोगों तक मुझे अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो उसका सोर्स, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका होता है अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे, उसका तरीका क्या है, अकाउंटिंग। बस इतना ही याद रखो कि ये चीज़ें हैं अकाउंटिंग में। जस्ट एज द बिजनेस एंटरप्राइज, कंपनी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन कीप देयर अकाउंट्स। तो हर एक बंदा अपने क्या बनाता है, अकाउंट्स बनाता है, सो डैट द नेशन एंड इवन द इंडिविजुअल ओनर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोफेशन एंटिटीज। मतलब हर एक पर्सन क्या करता है, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, और ताकि वो हर किसी के काम में आ सके। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि आखिर अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। डन। अब सर कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके कंटेम्प्रेरी अकाउंट में आते हैं। तो हमारी कंपनी जहां जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है, वो इन्वायरमेंट क्या है बेटा, डायनेमिक। डायनेमिक इन्वायरमेंट है। आज जैसे वॉर चल रही है, ठीक है ना, दो कंट्रीज की आपस में वॉर चल रही है, तो उस वॉर के कारण हमारे कंपनी के ऊपर, हमारे कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर, या हमारी कंपनी की क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्या उस इफेक्ट को हम लोग अडेप्ट कर पाएंगे। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग। और हम अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। डन गाइस। सबसे पहले नंबर पे आ रही है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ऐसी ऐसी अकाउंटिंग तुम लोग सुनोगे जो तुम लोगों ने पहले कभी देखी भी नहीं है। पहले कौन सी आ रही है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कोई मेरे को बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज? क्या मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का? एनीवन पता है ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का? मैन पावर और लेबर। सिंपल से वर्ड हम लोग यूज करें, लेबर, एम्प्लॉइज, इन सभी को क्या बोला जाता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उनकी भी क्या की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का अगर सक्सेस मानना है आप लोगों को, तो वो डिपेंड करता है अपॉन द क्वालिटी ऑफ कैलिबर एंड कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट। तो कितने अच्छे लोग, कितने बढ़िया लोग, कितनी एबिलिटी वाले लोग, कितने अच्छे करैक्टर के लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस को चला रहे हैं, उसके ऊपर आपका बिजनेस क्या करता है बेटा, डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। माना कि आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मे फाइंड इटसेल्फ इन द माइंडसेट दैट द सेवरल फाइनेंशियल क्राइसिस इन द केस डू नॉट हैव राइट पीपल टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ द अफेयर। तो हर टाइम आप राइट पीपल को लेके नहीं चल सकते, ठीक है। हर एक पर्सन के ऊपर बिलीव करके नहीं चल सकते, क्योंकि हर कोई पर्सन जो है उसके में कैलिबर नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे कैलिबर वाले इंसान को लेके चलते हो, अच्छे इंसानों को लेके चलते हो जिनके पास एक अच्छी स्किल्स है, अच्छे रिक्वायर्ड्स आपके पास नॉलेज है, तब आप लोग क्या बोल सकते हो, आपके पास एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है जो आपकी कंपनी को आगे लेके जाएगा। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इवन टिल नाउ अकाउंटेंट्स विल नॉट बीन एबल टू पोजिशन द इन्वॉल्व द इन जर्नली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द वैल्यू एंड रिकॉर्डेड इट्स इंपॉर्टेंट एसेट वाइज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या बोला गया बेटा यहाँ पे ये बोला गया कि अब आजकल अकाउंटेंट्स जो हैं वो बाकी इंफॉर्मेशन के साथ में एक नई अकाउंटेंट को उन लोगों ने परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, एक नई अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना शुरू कर रहा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अपना एक वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट एसेट माना गया जिसकी रिकॉर्डिंग वो लोग करते हैं। सर कैसे करते हैं, तो देखो करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में आप लोग अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करोगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ रेवेन्यू नेचर, ठीक है। तो जनरली जो जितनी भी कॉस्ट आप क्या करोगे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर करोगे वो सारा का सारा कॉस्ट रेवेन्यू नेचर का होगा। सर रेवेन्यू नेचर क्या होता है, पता है किसी को रेवेन्यू नेचर क्या होता है? ऐसा जो खर्चा, जो भी कॉस्ट आपकी डे टू डे की है, जहां से आप लोग पैसा निकाल रहे हो, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है जो कि डे टू डे चल रहा है। एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द रिटायरमेंट, ट्रेनिंग, फैमरलाइजेशन, क्या लिखा हुआ है, फैमरलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन आर अगेंस्ट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जितना भी आप लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर खर्चा करोगे वो सारा का सारा खर्चा आप कहाँ पे डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको याद हो वेजिस आती हैं, सैलरीज आती हैं, ठीक है, टी एक्सपेंसेस है, ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। तो ऐसे जो भी खर्चे हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए खर्चे जा रहे हैं, वो सारे रेवेन्यू नेचर के पार्ट है। और रेवेन्यू नेचर का पार्ट होने के लिए वो कहाँ पे जाएंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चे आप लोग डालते हो, ठीक है। तो ये सारा था ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। फिर ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर देता है पब्लिश इन अकाउंटिंग। अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंट को लेके चलते हो तो वो आपकी ट्रू और फेयर डिस्क्लोजर लेके चलता है, बस। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि एक अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेयरिंग। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और मेयर करना है अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज डाटा एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई करते हो और मेयर करते हो कि आपके पास कितने एम्प्लॉइज है, उसके ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो आप लोग, वो सारा के सारे डाटा को इकट्ठा करके जब आप कंसर्न लोगों तक पहुंचा दोगे उसको क्या बोलते हो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आर्ट, एक ऐसी कला जिसके थ्रू आप वैल्यूएशन करते हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो किसको, सिस्टमेटिकली तरीके से द वर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यूएशन करी, उनकी रिकॉर्डिंग करी और डिस्क्लोज करी आपने इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। सर नहीं समझ आया, बेटा समझने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब है कि आपके पास जितने एम्प्लॉइज़ हैं, आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उन सभी के रिकॉर्डिंग करो, आप उन सभी की वैल्यूएशन करो कि आखिर इनके ऊपर कितना खर्चा चल रहा है। और खर्चा देखने के बाद में, उनकी वैल्यूएशन करने के बाद में आप ये देखो कि आखिर मेरे को किस किस को इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है, तो उसकी डिस्क्लोजर करना। 3 काम करने हैं, वो क्या है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। वैल्यूएशन करना, दूसरा रिकॉर्डिंग करना एंड थर्ड वन डिस्क्लोजर करना। क्या क्या करना सर? वैल्यूएशन करना, रिकॉर्डिंग करना और क्या करना, डिस्क्लोजर करना। ये 3 चीज़ों को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये पहले तरीके की अकाउंटिंग थी जो कि कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग में हम लोगों को पढ़नी थी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सर पहले उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अच्छे तरीके से उनकी भरपाई करी, ठीक है, अच्छे तरीके से उनके बारे में बताया कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स क्या है। फिर ह्यूमन रिसोर्स के बताने के बाद मैंने बोला ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। बोलो साथ में, क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। और थर्ड वन क्या करते हैं? उसको डिस्क्लोज करते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है। दूसरी नंबर पे अकाउंटिंग आ रही है बेटा सोशल अकाउंटिंग। सर ये कौन सी नई नई अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी अकाउंट्स की बुक में दिया हो इसलिए मेरे को पढ़ाने पड़ रही है। सोशल अकाउंटिंग, ठीक है।
वर्ड, जैसे कि वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है बेटा सोशल अकाउंटिंग क्या होगी। आप लोगों ने पिछले वाला जो लेक्चर देखा होगा उसमें हम लोग सोशल रिपोर्टिंग की बातें कर रहे थे। सोशल रिपोर्टिंग मतलब आपने जितना भी खर्चा करा है सोशल कामों के लिए उसकी अकाउंटिंग करना इस सोशल अकाउंटिंग, कि मैंने आज कितना खर्चा करा सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए, सोसाइटी के लिए मैं कितना पैसा खर्च रहा हूँ उसकी अकाउंटिंग जब मैं करता हूँ दैट इज सोशल अकाउंटिंग। अब देख लो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी होगी कि क्या सोशल अकाउंटिंग में आएगा। जैसे कि बताऊँ मैं यहाँ पे लिखा था, नहीं यहाँ पे नहीं, चलो ऊपर ही होगा। कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, फिर वही बातें शुरू हो गई हैं कि जो कंपनी है वो सोशल यूनिट है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। और सोसाइटी जो है वो प्रोवाइड करती है, वो सोसाइटी आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है। बेटा सारा का सारा सेम लिखा हुआ जो आपके पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवाया कि सोसाइटी ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी ने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराया। विदाउट सोसाइटी के रिसोर्सेज कंपनी काम नहीं कर सकती। इसीलिए जो कंपनी है 10 बिजनेस जो है वो करता है इट्स वेरी एग्जिस्टेंस इन द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए उन्हें उसको सोसाइटी के ही रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। सो इसलिए इट्स इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस यूनिट शुड ऑपरेट विद इन द ओवरऑल पैरामीटर ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी ने जो भी पैरामीटर्स बना के दिए ना बेटा, उस पैरामीटर में रह के ही उस कंपनी को, उस बिजनेस को काम करना पड़ता है। और अपने the business cannot strictly adheres to only one objective of maximum प्रॉफिट। कि जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देगा, अपना फायदा नहीं देखना बेटा, साथ में सभी का फायदा देख के चलो, ठीक है। सबका साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास, वही हिसाब है यहाँ पे। तो सभी का साथ लेके चलो आप लोग, एडहर्स करना है, एडहर करना है, सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना, आप लोगों को सभी के प्रॉफिट को देख के चलना है, ठीक है बेटा। तो सोसाइटी इज अवेयर दैट द बिजनेस मस्ट बी कैरिड नॉट ओनली फॉर हिज ओन सेक, अपने बेनिफिट के लिए नहीं देखना, बट विदाउट प्रिजुडाइसिंग द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक का इंटरेस्ट देख के भी आपको चलना है। तो इसका मतलब यही चल रहा है कि आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है। सोशल अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द अकाउंटिंग। आप स्टडी करो, आप एनालाइज करो अकाउंटिंग को, एंड दोज एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज वॉलंटरली इन द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। तो मतलब जो भी एक एंटरप्राइज ने अपने वॉलंटरली, अपनी इच्छा से जो कुछ भी सोसाइटी के लिए करा है, जितनी कॉस्ट इनकर करी है, जितना खर्चा उसने करा है, उस खर्चे को जब आप लोग रिकॉर्ड करते हो दैट अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज सोशल अकाउंटिंग। तो बस उसको एनालाइज करो कि आपने इस साल कितना खर्चा आपने सोसाइटी के लिए खर्चा, दैट इज कॉल्ड एज सोशल अकाउंटिंग, ठीक है बच्चे। फिर उसी सोशल अकाउंटिंग के बाद में क्या किया जाता है, सोशल ऑडिट, कि आखिर जो आपने लिखा है क्या वो एक्चुअल में सही फिगर्स लिखी हैं, क्या आपने उसके सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी है, और आपने कोई किसी भी तरीके की गलती नहीं करी है। इंक्वायरी जब लोग करते हैं, जब आप की इंक्वायरी करते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपने बनाए हैं, और कोई बाहर का पर्सन आके आपके उस रिकॉर्ड्स को चेक करता है, इंक्वायरी करता है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल ऑडिट। समझ आ गया। तो पहले सोशल अकाउंटिंग होगी और फिर उसके बाद में सोशल ऑडिट होगा। दो तरीके की चीजें पढ़ा दी है मैंने भी, दो तरीके की अकाउंटिंग पढ़ाई है मैंने भी। कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ा दी है, पहले कौन सी पढ़ाई है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। दूसरी कौन सी पढ़ाई है, सोशल अकाउंटिंग। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स में क्या था, ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको रिकॉर्ड करना है, आपको वैल्यूएशन करनी है, और आपको डिस्क्लोजर देने हैं हर एक कंसर्न पर्सन को कि हम लोगों ने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कितना पैसा खर्चा है, ठीक है, और अपने क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर करी है, और सारा का सारी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, रेवेन्यू नेचर का पार्ट बनेगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फिर आता है सोशल अकाउंटिंग। तो पहले उन्होंने बताया कि सोसाइटी के ऊपर खर्चा करो, आपकी क्या कहते हैं, आप सोसाइटी से ही सारा कुछ लेते हो, तो आपका भी फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए कुछ दो, उन अपने पैरामीटर में रह के चलो। तो पहले उन्होंने बातें करी क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि जितना भी पैसा तुम लोग खर्चोगे, जो कुछ भी तुम लोग करोगे सोसाइटी के लिए, वो एक सोशल कॉस्ट बनेगी, और उसकी अकाउंटिंग करना इज सोशल अकाउंटिंग। फिर उसी सोशल अकाउंटिंग के बाद में क्या होती है, सोशल ऑडिट होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, सोशल ऑडिट होता है। अब ये बड़ी मजेदार है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है। आपको पता है द बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है, एक तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है या नहीं बता रही, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आता है किसी भी अकाउंटिंग का। इन अदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डिस्क्लोज करेगा ट्रू एंड फेयर व्यू को, ठीक है, बस यही चीज़ है। और आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी क्या स्टेट करेगी, ट्रू एंड फेयर व्यू को।
तो हमारा जो मेनली कंसेप्ट है वो यही चलता है कि आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हो वो एक ट्रू और फेयर व्यू दिखाए। क्या दिखाए? ट्रू और फेयर व्यू। सच दिखाना है, झूठ नहीं बोलना किसी से। झूठ बोलोगे तो फंसोगे, ठीक है, झूठ बोलोगे तो फंसोगे। तो उन्होंने यही बोला कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू बताना है। लेकिन बेटा एक कंसेप्ट होता था हिस्टोरिकल अकाउंटिंग का। किसका कंसेप्ट था? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग का। किसी को पता हिस्टोरिकल अकाउंटिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टोरिकल अकाउंटिंग? सर नहीं पता। सर हम लोगों ने +1 में नहीं पढ़ा, हम लोग 11th 12th में मस्ती मार रहे थे, है ना, हमें नहीं पता हम कैसे पास हो गए। तो वो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग आपके कंसेप्ट्स में आता था। आपको ये याद होना चाहिए कि आप जितनी भी अकाउंटिंग आज कर रहे हो दैट इज नॉट करंट वैल्यू, वो सारी की सारी अकाउंटिंग पास्ट के ऊपर बेस्ड है। हिस्टोरिकल वैल्यू उसकी, हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसकी। मैंने कोई एसेट परचेज करा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी मैंने 2010 में 2 करोड़ की। आज भी उसको पता किस किस वैल्यू पे लिखते हैं हम लोग? 2 करोड़ पे। पता तुम्हें ये चीज़? बैलेंस शीट में जितनी अमाउंट जाती है वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे जाती है। तो सर क्या वो सही है? अकाउंट्स ने बोला हुआ आप उसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही लिखोगे, हमें क्या करें? अकाउंट्स ने बोला हुआ है। लेकिन क्या ये सच, क्या ये ट्रू और फेयर व्यू दिखा रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना? वो 2 करोड़ की लैंड की वैल्यू आज 20 करोड़ है, तो मेरे को आज भी कितना लिखना पड़ रहा है? 2 करोड़ पे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो जितनी भी हम लोग लिखते हैं चीज़ें वो सारी हिस्टोरिकल कंसेप्ट के ऊपर चल रही है। जितने भी एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? हिस्टोरिकल वैल्यू पे। लेकिन बेटा जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होती है? वैल्यू चेंज होती रहती है। मनी की वैल्यू कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। तो क्या होता है? चेंजेस होते रहते हैं। किस में चेंजेस होते हैं? चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स caused by change in the price, specific class of goods are not recognized in accounting record। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग अकाउंट्स तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या कर रही है बेटा? वो हमारे डिसएडवांटेज में कवर हो रही है, क्योंकि वो हमें ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखा रही, वो हमें पास्ट की जो वैल्यू है उसी को दिखाई जा रही है। रिलेटिंग टू द अबव कंसेप्ट द कांस्टेंट मनी वैल्यू convention employed a accounting which assume glibly that the money value remain constant and hence money can be expressed in the term of its value and time to time and even is recorded in the account। तो उसको क्या बोला गया कि आपकी वैल्यू जो है वो सारी की सारी किसके ऊपर है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, लेकिन मनी वैल्यू सेम नहीं रहती। तो उसको क्या करना पड़ता है? टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ता है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या करती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग शो करती है इफेक्ट ऑफ चेंज कॉस्ट एंड प्राइस एंड अफेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि आखिर इस अकाउंटिंग पीरियड में आपके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो आज के टाइम पे क्या है, और करंट वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन कौन करके देता है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये लोग इलिमिनेट कर देते हैं और एटलीस्ट सच इम्पैक्ट ऑन डिस्क्लोज टू द रीडर अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ऑन द हिस्टोरिकल बेसिस। मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर लिखी हैं उसी ट्रांजैक्शन को ये लोग करंट वैल्यू के हिसाब से भी लिख के देते हैं। एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लेवल अकाउंटिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग, स्टेबलाइज्ड अकाउंटिंग। आपको याद है आप लोग रीवैल्यूएशन नाम का अकाउंट बनाते होते थे, याद है? पार्टनरशिप अकाउंट करते थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें रीवैल्यूएशन नाम का एक अकाउंट बनता था। पता उसका मतलब क्या होता था? कि आज के हिसाब से बताओ कि आखिर वैल्यू क्या है हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटी की। तो वो भी किसका पार्ट है? वो भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का पार्ट है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या करती है? आपके प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है उसको बता कौन रही है? आपकी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। समझ आ रहा है? तो बस ये था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में कि आखिर क्या था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बंद हो गया। डन। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। सो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग बस इसी चीज़ के बारे में बताता है। तो हमें क्या करता? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग उस हिस्टोरिकल इफेक्ट को ख़त्म करके हमें आज की करंट की वैल्यू डिफाइन करके देता है। बस ये चीज़ हमें याद करनी है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया हमारा? हिस्टोरिकल, और क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं? सबसे पहले
रिवील करने के लिए ट्रू और फेयर व्यू कि आज की ट्रू और फेयर व्यू क्या है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मेंटेन करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमारी जो रोज के काम करने की एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रोज के काम करने की एफिशिएंसी, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली अकाउंटिंग कर रहे हैं। इंश्योर करने के लिए एडुकेट फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वेरियस एसेट, क्या ये चेक करने के लिए क्या मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है, कल को मेरा एसेट खराब हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट करने के लिए मेरे पास उतना फंड अवेलेबल है या नहीं है, ये मुझे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बताती है। फिर रियल वर्थ क्या है आपके बिजनेस की, ठीक है, आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन प्रोसेस को स्ट्रेंथ करने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हो। तो एक तो रियल व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू लाने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपके पास एडुकेट फंड है या नहीं है ये बताने के लिए, आपकी रियल वर्थ ऑफ द बिजनेस बताने के लिए, और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, किसकी स्ट्रेंथ को, डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेंथ को, ठीक है। फिर आता है वैल्यू एडेड, ये आप लोग खुद पढ़ोगे, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शॉर्ट करके चलो, आपको पूछेंगे डिफरेंट इश्यूज बताओ, तो आप लोग सिंपल वाले लिख के आओगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन छोड़ दो अभी, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। फिर आता है फोरेंसिक अकाउंटिंग। सर फोरेंसिक अकाउंटिंग ये भी पहली बार सुना है, बिल्कुल पहली बार सुनोगे, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे ऐसे हैं जो तुम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सुने। तुम लोगों ने वर्ड्स पता कौन से सुने हैं, क्या बोला कुछ सुने, आप लोगों ने वर्ड्स बस वही सुने हैं, ठीक है, बेबी सोना जादू टोना वाले बस, तो ये ऐसे वर्ड्स कहाँ पे सुनोगे तुम लोग, है ना। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग एक अलग तरीके की अकाउंटिंग है, उसमें क्या है, उन्होंने बोला डिटेक्ट करेंगे फ्रॉड्स को, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, और वाइट कॉलर क्राइम, सर वाइट कॉलर क्राइम ये भी नया वर्ड है, हाँ, वाइट कॉलर क्राइम मतलब जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करके खुद चोरी चकारी ना करके तुम्हारे अकाउंट में से पैसे गायब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर क्राइम। तो ऐसे क्राइम्स करते हैं जो लोग, या फिर जो लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में कोई ना कोई झोल करके जो फ्रॉड करते हैं, उनको पकड़ने के लिए हमें फोरेंसिक अकाउंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या करती है, डिटेक्ट करती है फ्रॉड को, और जो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं ना लोग, जिनको हम लोगों ने टॉप लेवल पे बिठाया होता है, और वो लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी कर देते हैं और फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने के लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग की जाती है। फ्रॉड वो सम टाइम इंटरनली, या तो फ्रॉड इंटरनली हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स वर सपोज टू गार्ड अगेंस्ट थ्रू द पीरियोडिक ऑडिट्स। तो या तो इंटरनली आप लोग उस फ्रॉड को पकड़ सकते हो, या फिर आप बाहर से किसी ऑडिटर को बुला के उस ऑडिटर की गाइडेंस के थ्रू वो ऑडिटर फिर पीरियोडिक ऑडिट करके क्या करेगा, उस फ्रॉड को पकड़ता है, ठीक है। फोरेंसिक अकाउंटिंग में दस अ न्यू कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग वाज नीडेड टू डिटेक्ट द फ्रॉड, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, कंपनीज के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन जो है उनको देखने के लिए हमने फोरेंसिक अकाउंटिंग को क्या करा है, इस्टेब्लिश करा है। सर ये फोरेंसिक अकाउंटिंग समझ आ गया कि ठीक है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, उसके लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग चाहिए, लेकिन होती क्या है ये भी, तो बेटा ये इसका मतलब है द ऑडिटर कैन ओनली चेक फॉर द कंप्लाइंसेस ऑफ द कंपनीज बुक्स, तो कंपनी की बुक्स को चेक करता है कि उन्होंने सारे के सारे कंप्लाइंसेस करे या नहीं है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट के साथ में, कि आपने जो गैप नाम सुना होगा आपने, बाकी के लेक्चर्स में आपको पढ़ा रहे होंगे सर, तो उन्होंने भी बताया होगा गैप के बारे में। गैप का मतलब होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो गैप आपने फॉलो करा है, जो आपके प्रिंसिपल्स है वो आपने फॉलो करे हैं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का उन्हीं अकॉर्डिंग बनी है या फिर नहीं बनी है, आपने कोई उस अकाउंटेंट का कोई वोलेशन तो नहीं करा, उस स्टैंडर्ड्स का कोई वोलेशन तो नहीं करा। तो इन सभी चीज़ों को चेक करके जब अकाउंटिंग करी जाती है, दैट इज फोरेंसिक अकाउंटिंग। और फोरेंसिक अकाउंटिंग में, फोरेंसिक अकाउंट में इन्वेस्टिगेट किया जाता है और देखा जाता है कि आपने सारे के सारी चीज़ें सही करी है, और वाइट कॉलर जो भी क्राइम करते हैं उनको पकड़ने के लिए ये अकाउंटिंग करी जाती है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ोगे यहाँ पे, और क्या पढ़ना था यहाँ से, ऑब्जेक्टिव्स देख लो क्या क्या फोरेंसिक अकाउंटिंग के। एक, असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय ऑडिटर नेग्लिजेंस, अगर ये भी असेस करके देता कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने या किसी और ऑडिटर ने किसी भी तरीके की नेग्लिजेंस बरती, नेग्लिजेंस मतलब अनदेखी करके उसने ऊपर से अकाउंट चेक कर लिए, और वहाँ पे किसी ने अगर किसी भी तरीके से नेग्लिजेंसी, ठीक है, नेग्लिजेंसी दिखाई है, तो उस नेग्लिजेंस को असेस करने के लिए, ठीक है, उस नेग्लिजेंस से कितना डैमेज हुआ उसको असेस करने के लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग की जाती है। ये इन्वेस्टिगेट करके देती है और देखती है वेदर एम्बेजलमेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके से गलत रिप्रेजेंटेशन देना, टेकन प्लेस वेदर इन द अमाउंट, या तो कि अमाउंट में किसी भी तरीके की गलती करी है, या वेदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर टू बी इनिशिएटिंग। मतलब फोरेंसिक अकाउंटिंग इसलिए की जाती है
इन्वेस्टिगेट करके ये चेक करने के लिए किसी तरीके से तुम लोगों ने फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करी, और अगर करी है तो फिर तुम्हारे खिलाफ क्या लीगल प्रोसीडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, क्या तुम्हारे खिलाफ केस करना चाहिए या फिर नहीं, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें फोरेंसिक अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आगे ये एविडेंस कलेक्ट करके देती है कि आखिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो हमें हेल्प करेगा, और हमारे एसेट की वैल्यू को भी क्या कर देती है, कंप्यूट करके देती है। समझ आ गया? तो ये 4 काम कौन करके देता है, फोरेंसिक अकाउंट। सर इन्वेस्टिगेट करके देगी, समझ आ गया। फिर डैमेज जितना भी कोज हुआ है, जो भी हमारे ऑडिटर ने नेग्लिजेंसी दिखाई थी उसके कारण जो डैमेज हुआ उसके बारे में बताती है, एविडेंस कलेक्ट करके दे रही है, और हमारे एसेट्स की वैल्यू को कंप्यूट करके दे रही है। ठीक है, क्या करके दे रही है, कंप्यूट करके दे रही है। तो ये फोरेंसिक अकाउंटिंग थी। ठीक है बच्चे, फिर फेयर वैल्यू मेजरमेंट है। हाँ ये देख लो फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या है। ठीक है, एक लास्ट देख लो बस, फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट में क्या है कि एक ऐसी अप्रोच यहाँ पे हम लोग कंपनी के मेयर करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मनी इट वुड बी रिसीव इफ ऑल द एसेट वर सोल्ड एंड कंपनी रिलीव्ड ऑफ इट्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी बाय वे ऑफ इट्स मेजरमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी अपेयर इन द कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स पड़े हैं, जो भी लाइबिलिटी पड़ी है, अगर मैं ये देखूं कि आज अगर मैं अपनी कंपनी बेच दूं और बेचने के बाद जितने भी मेरे एसेट्स हैं उनको बेचना पड़ेगा, और एसेट जितने भी बिकेंगे उसके बाद में उससे मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करूंगा। तो अगर जब मैं क्या करता हूं, जब मैं ये एस्टीमेट करता हूं अपनी रिपोर्ट में और एस्टीमेशन करके ये बताता हूं कि कल को अगर मैं अपने एसेट्स बेच दूं तो ये कितने पर बिकेंगे, जैसे आज मेरी बिल्डिंग की कीमत दिख रही है 10 करोड़, तो क्या वो 10 करोड़ में बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी, आज की उस बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एक तरीके का सिस्टम है, एक मेजरमेंट करके देता है, हमें रिपोर्ट बना के देता है जिसमें हम एस्टिमेटेड करते हैं वैल्यू किस चीज़ की, कि अगर मेरे सारे के सारे एसेट को बेचा जाए तो कितना पैसा उसमें से आएगा, और क्या वो पैसा मेरी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए उतना अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो फिर मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है, फिर ये सारे की सारी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो आपके गैप के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही करी जाती है। ठीक है, बस यही चीज़ है, यहाँ पे इतना ही पढ़ोगे बहुत है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगे, आपको एक्यूरेट वैल्यूएशन पता लगेगी कि आपके एसेट की सही वैल्यूएशन क्या है, ये पता लग जाएगी। मैनुपुलेशंस, आपकी इनकम में जितनी भी आपकी इनकम जो दिखाई जा रही है उसमें जितनी भी मैनुपुलेशन उनको अवॉइड करके देगा। मैनुपुलेशन क्या होती है सर, किसी भी तरीके से आपकी इनकम ज़्यादा दिखा रही है या इनकम कम दिखाती है, मतलब गलत तरीके से इनकम को रिप्रेजेंट करा है, उस गलती को, उस मैनुपुलेशंस को अवॉइड करती है आपकी ये। और लास्ट में इकोनॉमिक रियलिटी बताती है, मिरर ऑफ इकोनॉमिक रियलिटी, कि आखिर इकोनॉमिक में जितना आपने लिखा हुआ है अपनी वैल्यू, क्या उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू आपकी एसेट बिक पाएगा या फिर नहीं बिक पाएगा, तो उसकी रियलिटी आपको बता के देती है कौन सी, फोरेंसिक क्या कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू वाली अकाउंटिंग। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग आपको ये सब करके देती है। फिर उसके डिसएडवांटेजेस दिए हैं, ऊपर से पढ़ लोगे तो ठीक है। IFRS नहीं पढ़ना, ये छोड़ दो सारा, ये भी छोड़ दो। हाँ अब देखो लास्ट टॉपिक कि आखिर सर 5 प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा दिए, कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी अभी तक, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फिर कौन सी पढ़ी थी, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अभी पढ़ी है, उसके अलावा कौन सी पढ़ी थी, अभी कौन सी पढ़ी थी भूल गए हो, कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी है, HRA तो हो गया ना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग HRA होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, सोशल अकाउंटिंग हो गया, फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, 3 पढ़ी, उसके बाद में कौन सी पढ़ी है, बस ऐसे ही करो। ठीक है, उसके बाद में कौन सी पढ़ी है, एक तो छुड़वाई भी है ना तुम लोगों को मैंने, GVA वाली छुड़वा दी है। फिर कौन सी पढ़ी थी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ी है। ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ी। तो ये सारी जो अकाउंटिंग मैंने पढ़ाई हैं, ये अकाउंटिंग तो हमें ये पता लग गया कि ठीक है ये अकाउंटिंग हमें करने की ज़रूरत है और ये इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप कर रहा हूँ तो उसकी डेवलपमेंट में भी कुछ ऐसे इश्यूज अवेलेबल हैं जो कि हमारी क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये लास्ट लाइन में पढ़ा रहा हूँ, चेक करना। बिसाइड द फॉलोइंग, ऊपर कुछ इश्यूज बताए हैं कि आखिर अलग अलग इश्यूज होते हैं, जैसे इकोनॉमिकल इशू है, सोशल कल्चरल, ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो आपके इकोनॉमिकल इश्यूज हैं या फिर कुछ सोशल इश्यूज हैं जो आपकी अकाउंटिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा भी
उसके अलावा फॉलोइंग आर द डिसिप्लिन विच आर इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। उसके अलावा भी कुछ ऐसे अकाउंटिंग इश्यूज हैं जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, आपकी अकाउंटिंग को डेवलपमेंट में क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। या तो उनको बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे, ठीक है। तो या तो बेटर तरीके से आपकी अकाउंटिंग करके देंगे या तो क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे आपकी अकाउंटिंग को। तो कौन कौन से ऐसे कौन से डिसिप्लिन हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिकल, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स इशू में क्या क्या बोला गया, सुनो जरा। इकोनॉमिक इशू में ये बोला गया कि आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जितनी भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है अभी तक, उसमें ये होता था कि हम लोग क्या करते थे, अपने स्कार्स रिसोर्सेज जो होते थे, अपने स्कार्स रिसोर्सेज थे, उसको किस तरीके से बेटर तरीके से यूज़ कर पाएँ, यही हमें इकोनॉमिक्स समझाता है कि एक पर्सन का बिहेवियर, कि वो पर्सन किस तरीके से अपने स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके बेस्ट अल्टरनेटिव निकालता है। ये कौन बताता है, हमारा इकोनॉमिक इश्यूज बताते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आप लोगों को, वैल्यू, इनकम, कैपिटल, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉफिट, ठीक है, प्राइजेस, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ये सारे, कि प्राइस कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना करा, कैपिटल कितनी लगाएंगे। तो क्या ये इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट्स हैं, ये जो इकोनॉमिक्स के डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या इनको भी हम लोग अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं या नहीं करते? सर बिल्कुल करते हैं। कितना प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस क्या है, ठीक है, करंट वैल्यू क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, क्या ये भी चीज़ें अकाउंटिंग को इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि 10 इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग आर क्लोज रिलेटेड सब्जेक्ट। मतलब अगर इकोनॉमिक्स में कुछ भी तरीके का इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट मेरी अकाउंटिंग को इफेक्ट जरूर करेगा। अगर इकोनॉमिक में कोई भी तरीके का चेंजेस आता है तो वो चेंजेस मेरी अकाउंटिंग की डेवलपमेंट में जरूर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स के कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इकोनॉमिक्स से कई सारे जो क्या कहते हैं टूल्स है वो आपकी अकाउंटिंग में यूज करे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको क्या करता है, इफेक्ट करता है, वो है इकोनॉमिक ऑन अकाउंटिंग। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन अकाउंटिंग, तो इकोनॉमिक्स भी आपकी अकाउंटिंग के ऊपर इफेक्ट करती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है आपका पॉलिटिकल सिस्टम। अरे कहाँ गया, हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम ऑन अकाउंटिंग। तो आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी क्या करता है, अकाउंटिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि सर कौन सा, कैसे बताओगे कुछ? देखो, कॉलोनियल इनहेरिटेंस एंड सच। कॉलोनियल मतलब जो आपका ब्रिटिशर राज था, तो पहले का राज चलता था, तो उसमें भी कुछ ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम बनाए थे जो कि आज भी अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द मेजर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ द अकाउंटिंग एंड सिस्टम एंड रिपोर्टिंग द सेम सिस्टम अलाइक। तो हम लोगों ने क्या करा कि कुछ वहाँ से उठा के भी हमारे आज भी जो अकाउंटिंग सिस्टम में जो कि टूल्स हैं, वहाँ के टूल्स आज भी क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने यूज़ करे हैं, ठीक है। एंड countries have to conclude on the colonize, it has also has many fact, many countries upon the gaining independence have continued to use the same political and accounting system even though it has no longer suit their current need and economic situation। समझ लगा? तो उन्होंने बोला कि चाहे इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग अपने इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन अभी भी कुछ पॉलिटिकल और कुछ अकाउंटिंग सिस्टम को एज इट फॉलो करा जा रहा है। तो जैसे कि पॉलिटिकल और आपके अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी आपके अकाउंटिंग सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्योंकि उन्होंने जो अपने टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, आज भी वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। समझ आया? तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी आपकी अकाउंटिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स, वो भी आपकी अकाउंटिंग सिस्टम पे इन्फ्लुएंस करता है। सर कैसे? तो बेटा यहाँ पे लिखा है टू बिकम अ कॉम्पिटेंट एंड सक्सेसफुल अकाउंटेंट। अगर आप एक अच्छे और एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो द नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रिक आर प्री रिक्विजिट फॉर द अकाउंटिंग कंप्यूटेशन एंड मेयरमेंट। तो आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक और अलजेब्रिक चीज़ों को भी पता होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप लोग एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाओगे, नहीं, आपको उसके साथ में अलजेब्रिक और अर्थमेटिक चीज़ों को भी पता होना चाहिए कि कैसे इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है, सम ऑफ द फंडामेंटल यूजेस ऑफ द मैथमेटिकल अकाउंटिंग। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने बोला, जैसे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, एन्युटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें जो कि मैथमेटिकल तरीके से निकलती हैं वो भी अकाउंटिंग को इफेक्ट डालती हैं और अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करने में वो भी हेल्प करती हैं। तो मैथमेटिकली भी आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैथमेटिकली में ही स्टैटिस्टिकल चीज़ें आती हैं। याद है स्टैटिस्टिकल क्या होता है? पता है स्टैटिस्टिकल क्या होता है? जब आप लोग टैबुलेशन में,
एनालाइज करते हो किसी चीज़ को, प्रेजेंट करते हो अपने डाटा को, ठीक है, न्यूमेरिकल वेज में हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना, कलेक्ट करना, तो वो सारा क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा आता है। आप जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाते हो उसको कई बार आप लोग टेबुलेशन फॉर्म में देते हो, टेबल की फॉर्म में देते हो। आपकी बैलेंस शीट किसके फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, चार्ट्स की फॉर्म में आप लोग किसी अपने डाटा को प्रेजेंट करते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्टैटिस्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टैट्स जो स्टैटिकल टूल हैं वो भी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और उसको डेवलप करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है गाइस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल इज इंक्रीजली बीइंग यूज्ड इन द अकाउंटिंग नाउ अ डेज। तो आजकल काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ करे जा रहे हैं। स्टैटिस्टिकल डिसीजन जो है लेने में आपके अकाउंटिंग टूल्स जो क्या करते हैं, हेल्प करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो क्या कर रही हैं, अकाउंटिंग को इफेक्ट कर रही हैं। इसके बाद में लीगल सिस्टम है। सर लीगल सिस्टम में क्या है, इसको रीड करना। अब लीगल सिस्टम में क्या है, आपके अलग अलग तरीके के लॉज बनाए जाते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट है, ठीक है, कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना, मतलब उन्होंने अपना फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। तो मतलब जब मैं कंपनीज की अकाउंटिंग करूंगा तो मेरे को शेड्यूल 3 को ध्यान में रख के अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार कई सारे अलग अलग लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप लोग बोलो, इनकम टैक्स एक्ट में जो आप बैलेंस शीट बनाते हो वो बैलेंस शीट इनकम टैक्स वाले एक्सेप्ट नहीं करते। पता आपको लोगों को क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, डेप्रिसिएशन वगैरह के रूल्स हैं वो अलग हैं। तो उन्होंने इसलिए बोला कि हम लोग बाकी के लॉज को भी देख के हमें अकाउंटिंग इफेक्ट करती है। कई बार अलग अलग लॉज बनते हैं, उस लॉज को देख के भी हमें अकाउंट को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दे दी, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस लेके जाते हो उसकी कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से करी जाती है। कंपनीज एक्ट में कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से, क्यों? क्योंकि लॉज ने ऐसे बोला हुआ है, ठीक है। तो लॉ ने ऐसा बोला हुआ तो उसके लिए क्या कर देते हैं, अलग अलग तरीके की काउंटिंग करनी पड़ती है। एंड लास्ट वन इज एनवायरनमेंट ऑन अकाउंट, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है कि आपने इंटरवेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इन्फ्लेशन लेवल, आपने इन्फ्लेशन पर कितना खर्चा करा, ठीक है, इन्फ्लेशन लेवल पर आपका ज़्यादा खर्चा हुआ या नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड मैक्रो एंड माइक्रो एस्पेक्ट। जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीके के एस्पेक्ट लेके चलता है। अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, माइक्रो या मैक्रो लेवल पे चेंजेस होते हैं, या तो मेरे अकेले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो भी चीज़ें मेरी अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेंगी और या फिर उन चीज़ों को इफेक्ट ज़रूर करेंगी। बस इतना ही तुम लोगों को पढ़ना है। सर इतना ही पढ़ना है? हाँ इतना ही पढ़ना है, मेरे को पता है। देखो थ्योरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो कई बार तो बड़े मज़ेदार रहते हैं और लेकिन कई बार काफ़ी बोरिंग भी होते हैं। अगर मैं बता देता कि ये सब्जेक्ट में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी बोरिंग है तो तुम लोग क्या पता स्टार्टिंग में ही अपने आप को डाउन फेस करते। मेरे को पता है नीचे बीच बीच में कुछ चीज़ों ऐसी भी आएंगी जो आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन अगर तुम लोग उसको फिर से रिवाइंड करके सुनोगे फिर तुम्हें दिमाग में ज़रूर चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि पहली बार में कई चीज़ें होती हैं जो दिमाग में सीधी नहीं जाती। अब तुम लोग बोलोगे कि सर पहली बार हम रिवीजन देख रहे हैं, क्या हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या पहली बार में दिमाग में चला जाएगा? तो कई लोगों का दिमाग हो सकता है कि वो डायरेक्टली उस चीज़ को कैप्चर कर लें, लेकिन मेरा तो इतना नहीं था, इसलिए मेरे को जितनी खुद से रीड ना कर लूँ उतनी देर तक मेरे को समझ में नहीं आता। तो इसकी समरी बना लेना साथ साथ में। नोट्स आपको बुक ही है, वैसे तो मैं ज़्यादातर प्रेफर क्या कर रहा हूँ, बुक ही कर रहा हूँ, प्रेफर कर रहा हूँ। नोट्स आपने खुद बनाने हैं, इसके पॉइंट्स लिखते रहना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हर एक चीज़ की हिंट लिख लो ताकि पता लगता रहे कि आखिर किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो इसमें सिर्फ 4-5 चीज़ें थी कि पहले तो HRA हो गया, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो गया, सोशल अकाउंटिंग हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू वाली अकाउंटिंग हो गया, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हो गया। तो ऐसी अकाउंटिंग्स भी इश्यूज़ आते हैं किसमें, कंटेम्प्रेरी में, और अदर इश्यूज़ में हमने सोशल पढ़ लिया, पॉलिटिकल पढ़ लिया, फिर इकोनॉमिकल पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे वाले इश्यूज़ कहाँ पे हैं, अदर डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं जो अकाउंटिंग को डेवलप करने में क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो एक चार्ट बन जाएगा ना तो उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। डन गाइस। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको छोड़कर मत जाना, इसलिए मैंने करवा दिया आप लोगों को। और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।